हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 32वें दिन की वीडियो है और आज की हमारी ये वीडियो विंडो एयर कंडीशनर की आखिरी वीडियो होगी। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि विंडो एसी में किस प्रकार के दोष आते हैं और उनको आप कैसे ठीक करेंगे। आपकी भाषा में बोला जाए तो विंडो एसी को कौन कौन सी बीमारी लग जाती है, आप उसका इलाज कैसे करेंगे। तो हमने ये टोटल 10 दोष जो है विंडो एसी से संबंधित यहाँ पर जो कॉमन दोष होते हैं वो यहाँ पर लिखा है और इनके बारे में हम बात करेंगे और इसी पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो आप लोगों को बना करके दी है इस चैनल पर, वे सभी में हमने आप लोगों को एसी किस तरीके से रिपेयर किया जाता है ये सारी चीज़ें बताया है। एसी मतलब अभी विंडो एसी की बात की जा रही है। विंडो एसी किस तरीके से रिपेयर की जाती है, उसमें गैस कैसे भरते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बताया जा चुका है। लेकिन आज की ये आखिरी वीडियो में हम विंडो एसी की आखिरी वीडियो है, इसके जस्ट बाद हम स्प्लिट एसी का कोर्स शुरू करेंगे और इसी कोर्स में वो भी रहेगा, तो उस पर हम कल से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम विंडो एसी से होने वाले अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज के बारे में बात करेंगे कि विंडो एसी में कौन कौन सी बीमारी आती है और आप उसका इलाज किस तरीके से करेंगे। तो ये कॉमन 10 जो है कि बीमारी है जो इस विंडो एसी को लगती है और इसको हमें इलाज करना होता है, मतलब इसको ठीक करना होता है। ये दोष होते हैं, इनका निवारण करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ हमें इस पर बातचीत ही करना होगा। हम यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताएंगे और जो पहले आपको वीडियो में सिखाया जा चुका है उसी सीखे गए आपके हुनर के द्वारा ही विंडो एसी को आप ठीक करेंगे। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारा हेडिंग है विंडो एसी से संबंधित दोष एवं उनके उपाय। यहाँ पर हमने दोष लिखा है और इसमें हम पहले वाले दोष की बात करेंगे। ये 1 नंबर का दोष है। यहाँ पर लिखा गया है विंडो एसी ठंडा नहीं कर रहा है। ये कस्टमर के यहाँ से फ़ोन आएगा तो वो ऐसा कह सकता है विंडो एसी ठंडा नहीं कर रहा है। तो इसके कारण कुल कई हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये होता है कि हमारे जो एसी है उसके अंदर की गैस उड़ गई है या ख़त्म हो गई है, तो इसके वजह से हमारी एसी ठंडी नहीं कर रही है। तो वो गैस भरवाने के लिए आपको बुलवाते हैं, लेकिन आपका काम क्या है कि उसको आप सही से चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है। और मैं इसी पर अभी बताने वाला हूँ कि यदि विंडो एसी ठंडा नहीं कर रहा है तो कौन कौन से समस्याएं हो जाती हैं। तो सबसे पहला समस्या ये होगा कि हो सकता है कि वो चल ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चल नहीं रहा होगा तो उसका मतलब पहले तो जो मेन बोर्ड है, जो एसी के लिए बोर्ड लगाया गया है, यही एसी है, इसके लिए जो बोर्ड लगाया गया उस बोर्ड में आप वोल्टेज चेक कर लीजिए, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वोल्टेज हमारा 220 न्यूनतम रहना चाहिए एसी को चलाने के लिए। वैसे तो नीचे भी रहेगा तो चल जाता है, लेकिन 220 बढ़िया माना जाता है। 220, 230, 240, अब उसके ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो 220 हमारा वोल्टेज आप चेक कर लीजिए, उसी के नियर अबाउट थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, हमारी एसी ठीक ठाक चलेगी। तो पहले सॉकेट में वोल्टेज चेक कीजिए, उसके बाद एसी का जो मेन लीड होता है उसको चेक कर लीजिए। यदि ये दोनों सही निकल गए तब आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पर मेन लीड भी सही निकल गया और आपका जो है कि मतलब कि आपने चेक भी कर लिया कि लीड भी सही है, वोल्टेज भी सही है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप तुरंत इसको जो है कि सही कर पाएंगे और तुरंत चेक कर पाएंगे कि ये कहाँ से ख़राब है। तो कंप्रेसर को आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट स्टार्ट करने का मतलब आप अपने माध्यम से कैपेसिटर, खुद का कैपेसिटर लगाइए, खुद की वायरिंग इसके जो पिन होते हैं उन पर लगाइए और उसको चालू करके देखिए।
देखिए डायरेक्ट यदि आप अपने हिसाब से लाइट देते हैं, इसके पीसीबी हो मतलब या रिमोट कंट्रोल हो सकता है या फिर स्विच कंट्रोल, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले कंप्रेसर को टेस्ट करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो कंप्रेसर यदि चल गया तो समझिए कि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। पंखा को भी अलग से आप सप्लाई दे करके चालू कर सकते हैं। पंखे के जो भी वायर होते हैं उसमें आपको कैपेसिटर के लिए अलग वायर निकला होता है, न्यूट्रल हमने बता दिया है कि अलग कैसे पहचानते हैं। तो कैपेसिटर पर कैपेसिटर वाले वायर जोड़ दीजिए, जो न्यूट्रल होता है उसको न्यूट्रल दे दीजिए। जो 3 तार और बचेंगे हाई लो मीडियम, उन पर बारी बारी से देख करके इसको अलग से टेस्ट करके देख लीजिए कि हमारा पंखा और कंप्रेसर यदि ये दोनों सेफ हैं, चल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपका या तो रिमोट कंट्रोल एसी हो चाहे स्विच कंट्रोल एसी हो। तो रिमोट कंट्रोल एसी में हमारा पीसीबी खराब है और स्विच कंट्रोल एसी है तो उसमें क्या है, पूरा उसका जो स्विच होता है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम जो जिसे हम लोग सेलेक्टर स्विच कहते हैं, सेलेक्टर स्विच खराब हो सकता है। तो उस समय आपका विंडो एसी क्या होगा, ठंडा नहीं करेगा। मतलब एसी चल ही नहीं रहा है तो ठंडा क्या करेगा। तो आप उस चीज़ को बदल दीजिए, नया लगा दीजिए, फिर से हमारा एसी चालू हो जाएगा। एसी चालू होने के बाद भी यदि ठंडा नहीं करता है तो हो सकता है कि इसके पाइपों में चोक होगा। इससे पहले जो जस्ट वीडियो हमने बताया था उस वाले चीज़ से आप चेक कीजिए, हो सकता है कि इसमें चोक हो सकता है या लीकेज हो सकता है। कंप्रेसर वगैरह सब सही है तो 2 ही कारण हो सकते हैं ठंडा ना होने का, या तो चोक होगा या लीकेज होगा। यहाँ से काट करके चेक कर लीजिए, गैस निकल गया तो समझिए कि चोक था, गैस नहीं निकला तो लीकेज था। उस तरीके से उसको आप फिर से जो है कि सही कर सकते हैं। चोक होगा तो फ्लश करके सही कर लीजिएगा, लीकेज होगा तो लीकेज चेक करके जहाँ लीकेज निकलता है उसको ठीक करके फिर से उसको सही कर लीजिए, गैस भर दीजिए, आपका एसी जो है कि ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला जो है दोष समझ में आया होगा। आप उसका किस तरीके से इलाज करेंगे वो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। यदि पहले दोष की ही बात कर लेते हैं, यदि एसी ठंडा नहीं कर रहा है, केवल पंखा उसमें चल रहा है और ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके वहाँ पर भी चेक किया जाता है। कंप्रेसर यदि वहाँ डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो समझिए कि हमारे जो पीसीबी है चाहे स्विच कंट्रोल सिस्टम है तो उसका जो स्विच है वो ख़राब होगा या पीसीबी ख़राब हो सकती है, जो कि इसको लाइट जो दे रही है वो नहीं दे पा रही है सही समय पर, जिसके वजह से ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। पीसीबी में हमने ये बताया है कि एक प्रमुख रिले होती है, एक मुख्य रिले होती है जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एसी का जो पीसीबी होता है उसमें एक रिले होती है, मेन रिले, इसी पर फेज इन किया जाता है। 3 नंबर और 4 नंबर लिखा रहता है। तो यदि 3 और 4 नंबर पर आपने लाइट दिया, 3 पर इन किया जाता है, 4 से कंप्रेसर को लाइट दिया जाता है। कंप्रेसर को देने से पहले यदि स्विच कंट्रोल होगा तो थर्मोस्टेट अलग, स्विच कंट्रोल क्या पीसीबी है तो उसमें स्विच कंट्रोल होगा नहीं। अब आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट कर लेना है, यहीं पर आप डायरेक्ट कर लीजिए। जो ये 3 मिनट बाद इसको लाइट देगा वो तुरंत आपको लाइट इधर दे देना है। उस समय देख लीजिए कंप्रेसर चल गया तो समझिए कि आपका पीसीबी खराब है, और कंप्रेसर नहीं चला तब समझ लीजिए कि सॉरी जो है कि आपका कंप्रेसर खराब है। कंप्रेसर नहीं चला तो कंप्रेसर खराब है, और इसको स्टार्ट करा देने से कंप्रेसर चल गया तो कंप्रेसर ठीक है, पीसीबी खराब है। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहला वाले दोष के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर के दोष के बारे में चर्चा करते हैं। विंडो एसी से कमरा कम ठंडा हो रहा है। कई कारण हो सकता है कमरा जो कम ठंडा हो रहा है, तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि एसी जो है कमरे के क्षमता के अनुसार छोटी लगाई गई होगी। हो सकता है ये भी एक संभावनाएं हो सकती हैं कि एसी जो है जितना 2 टन का एसी चाहिए वहाँ पर 1.5 टन आपने लगाया है। आपको पता है ना कि एसी कितने एरिया में कितने टन की लगेगी, नहीं पता है तो फिर से बता देना है। 100 स्क्वायर फीट बराबर 1 टन होता है। 10 बाई 10 का कमरा होता है तो 1 टन का आप एसी लगा सकते हैं। यदि ज़रूरत के अनुसार आपने कम एसी टन का लगाया है तब कमरा वहाँ पर ठंडा कम होगा।
अब दूसरी कारण क्या हो सकती है, कमरा भी आपने एसी ठीक ठाक लगा दिया, कमरे के क्षमता के अनुसार लगाया है, तो कमरा का जो सील पैक है, सील मतलब जो होता है चारों तरफ से जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको पूरी तरह से क्या किया जाता है, पैक, एयर टाइट किया जाता है, ताकि बाहरी हवा लगातार कमरे के अंदर ना आए, जिससे हमारा एसी जो है थोड़ा बढ़िया काम करे। तो यदि आपका खिड़की खुली रह रही है, दरवाज़ा बार बार खुला रह रहा है, तो बाहर की हवा बार बार कमरे के अंदर आ रही है, तो उससे भी हमारा कमरा क्या होता है, ठंडा कम होगा। तो ये तो हो गया बेसिक सा खराबी। लेकिन इसके अंदर, एसी के अंदर यदि खराबी हो सकती है तो क्या हो सकता है कमरा कम ठंडा करने का, इसका जो है सर्विसिंग बहुत ज़्यादा दिन हो गया होगा किए हुए। सर्विस करने का मतलब ये होता है, कंडेंसर फिन्स से बना होता है ना जी, फिन्स के अंदर से होकर के पाइपें गई होती, मतलब जालीदार भाग होता है और उसमें गंदगी घुस गया होगा, कंडेंसर अपना काम सही से नहीं कर रहा है। एवापोरेटर के आगे एक फिल्टर होता है जिसे एयर फिल्टर कहते हैं। एयर फिल्टर पर धूल की गंदगी जमी हुई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वह ये जो ब्लोअर है कमरे की हवा को खींच रहा है, लेकिन धूल की गंदगी होने के कारण, एयर फिल्टर गंदा होने के कारण वो जो हवा है यहाँ बहुत धीरे से धीरे धीरे आ रहा है, और वो जो है कि बहुत जो है कि कम मात्रा में हवा को कमरे के अंदर भेज पा रहा है, जिसके वजह से कमरा कम ठंडा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में एसी को सर्विस भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ एवापोरेटर का जो मेन एयर फिल्टर होता है उसको सर्विस कीजिए, या पूरा आप एसी को निकाल करके सिस्टम से उसको सर्विस करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में, किस तरीके से सर्विस किया जाता है, सर्विस कीजिए। अब अगला कारण क्या हो सकता है, हमारा जो पंखा है इसका स्पीड कम हो सकता है। स्पीड कम होने का मतलब जितना तेज चलना चाहिए उतना तेज कम जो पंखा है नहीं चल पा रहा है। हो सकता है इसका कैपेसिटर कमज़ोर हो गया हो, बैंडिंग कमज़ोर हो गई हो, जिसके वजह से इसका पंखे का जो स्पीड है वो कम हो रहा है। या फिर ये जो यहाँ पर बैरिंग होता है या बुश होता है वहाँ पर ऑयलिंग की कमी हो, जिसके वजह से वो जाम चल रहा हो, पंखा बहुत धीरे चल रहा है, जिसके वजह से हवा धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे कमरे में जाएगी, तो कमरा भी कम ठंडा होगा। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो कमरे का टेम्परेचर है जो एसी से सेट किया गया है वो ज़रूरत से ज़्यादा सेट कर दिया गया हो, मतलब 27-28 सेट किया गया हो या 30 टेम्परेचर सेट किया गया हो। तो ऐसे में क्या होगा, एसी चलेगी कुछ देर, तुरंत बंद हो जाएगी करेगी, मतलब अभी कमरा ठंडा ही नहीं होगा आपके अनुसार, तो टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने जितना प्रॉब्लम बताया वो दूसरे वाले में आप टेस्ट कर सकते हैं। तीसरे वाले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। कूलिंग कॉइल, मतलब ये कूलिंग कॉइल इसी को बोला जाता है, कोष्टक में लिखा भी है एवापोरेटर, पर बर्फ जम रहा है, मतलब इसके ऊपर बर्फ जम जा रहा है, तो ये भी बीमारी होती है। बर्फ जमने से क्या खराबी क्या होगा, कस्टमर को तो ये नहीं पता चल पाता है, वो तो सिर्फ यही जानेंगे, जिनका एसी रहेगा वो तो सिर्फ यही जानेंगे कि एसी कम ठंडा कर रही है। तो बर्फ जमने वाला जो प्रॉब्लम आता है ना, टेक्नीशियन लोग कहते हैं कि इस पर बर्फ जम रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कोई नया टेक्नीशियन है, आप लोग जैसे सीख रहे हैं, नए तरीके से आप फील्ड में जाएंगे तो ये सब सारी समस्याएं आएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर बर्फ जम रहा है, क्यों जम रहा है। तो बर्फ जमने का एक मुख्य कारण क्या होता है, एसी का सर्विस न होना। एसी के सर्विस न होने का मतलब है कि एवापोरेटर के आगे हमने अभी बताया है कि एक एयर फिल्टर होता है, ठीक है। एयर फिल्टर मतलब जब ये हवा खींचता है तो कमरे की जो हवा होती है एयर फिल्टर से हो करके ही इस पार आती है, और फिर इस कूलिंग कॉइल से हो करके अपनी गर्मी इस एवापोरेटर को देती है, जिससे कि यहाँ पर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है इस एवापोरेटर में, और उस तरीके से ये अपना काम करता है। लेकिन अब क्या हो गया है, बर्फ जमने का मुख्य कारण यही है कि एवापोरेटर के आगे जो एयर फिल्टर लगा है
वह पूरी तरह से धूल के कणों से पूरी उसके ऊपर एक लेयर मतलब एक परत जम गया है धूल का, जिसके वजह से यहाँ से ये कमरे की हवा को खींच नहीं पा रहा है, और जिसके वजह से जब गर्म हवा होती है इससे आर पार नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर हीट लोड कम हो जाता है, और हीट लोड कम होने के कारण इसके ऊपर क्या होता है, अब बर्फ़ का लेयर जमना शुरू हो जाएगा। और जब बर्फ़ का लेयर जमेगा तो जो हवा होता है वह हवा बर्फ़ के लेयर से टकरा के इधर ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। पंखा चलेगा भी लेकिन कमरे के अंदर कूलिंग मतलब इधर से हवा जा ही नहीं रहा है, तो इधर से निकलने का भी चांस बहुत कम होता है, या निकलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, जिससे कमरा उस समय बहुत कम ठंडा होगा। इसके वजह से आपको कस्टमर बुलाएंगे तो आपको देखना है कि इस पर बर्फ़ जम रहा है, तो इसका मतलब एयर फिल्टर इसका गंदा है, आप उसको साफ़ कीजिए। हमारे एसी में बार बार यही प्रॉब्लम आती है, और ये एयर फिल्टर को बार बार मुझे साफ़ करना पड़ जाता है। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। चलिए अगला हम देखते हैं। तीसरे नंबर के बाद ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है? तीसरा कंप्लीट हमने कर दिया। एसी स्टार्ट होने के कुछ देर बाद बंद हो जाती है। ये भी प्रॉब्लम आता है, एसी जो है ना चालू होती है लेकिन कुछ देर चलने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। ये क्या बीमारी हो गई? तो इसमें भी कई प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो वोल्टेज का प्रॉब्लम। वोल्टेज यदि आपके घर में सही नहीं है, मान लेते हैं 150 वोल्टेज है और उससे नीचे है, मतलब 200 से नीचे वोल्टेज बार बार आ रहा है आपके घर में, कभी बहुत कम हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आप एसी को चालू करते हैं तो शुरू में चलेगा लेकिन कुछ ही देर के बाद तुरंत फिर से आवाज़ भी आती है और तुरंत एसी बंद हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे वोल्टेज का होता है। लो वोल्टेज के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा भी और भी समस्याएं इसके अंदर हो सकती है। और क्या हो सकता है? तो एसी स्टार्ट होने के कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है, मतलब यह ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेकर के चल रहा है। लोड लेने का मतलब ये है कि उस कंप्रेसर के ऊपर भार पड़ रहा है, और उसके वजह से क्या होता है, जब कंप्रेसर लोड लेके चलता है तो होता क्या है कि कंप्रेसर को चलाने के लिए जो तार यूज किया जाता है उस तार के भीतर से धारा का मान बढ़ जाता है। धारा मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसे हम लोग एम्पियर अपने भाषा में, टेक्नीशियन के भाषा में कहते हैं कि ज़्यादा एम्पियर हमारा जो कंप्रेसर है कि ले रहा है। तो ज़्यादा एम्पियर लेगा तो चलेगा, कुछ देर चलेगा, लेकिन OLP इसमें लगा होता है। कुछ कंप्रेसर में OLP बाहर लगे होते हैं, कुछ कंप्रेसर में अंदर लगे होते हैं। तो कुछ में जो बाहर और अंदर दोनों साइड लगे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही एम्पियर ज़रूरत से ज़्यादा होता है, अब एम्पियर जब ज़्यादा होता है तो क्या होगा, वाइंडिंग हीट होती है। जो वाइंडिंग की गई होती है, तार जो लपेटा गया होता है, मोटर होता है ना कंप्रेसर के अंदर, तो मोटर हीट होगा। अब मोटर जब हीट होता है तो क्या होता है, कंप्रेसर का जो बाहरी आवरण है वो भी हीट होता है, और ज़्यादा एम्पियर जो है कि हमारे OLP से हो करके गुजरता है। तो OLP का यही काम है कि यदि उसके अंदर से ज़रूरत से ज़्यादा एम्पियर गुजरने लगे और या फिर कंप्रेसर आपका हीट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कंप्रेसर के सप्लाई को वह रोक देता है, जिससे कंप्रेसर क्या होता है, बंद हो जाता है। तो लोड लेकर के चल रहा है, मतलब हाई एम्पियर के वजह से भी ये समस्याएं आती है। या फिर एक और समस्या हो सकती है, कंप्रेसर के अंदर जो आयल है वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। आयल का मतलब तेल पहले भरा जाता है कंप्रेसर में, वो कंप्रेसर कंपनी भर के देती है, आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आयल कम हो गया होता है, तो जिसके वजह से उसके जो घूमने वाले पार्ट्स हैं आपस में घिस रहे हैं, और जब घिसेंगे तो क्या होगा, लोड लेगा कंप्रेसर, कंप्रेसर लोड लेगा तो एम्पियर का मान बढ़ जाएगा, वही धारा का मान बढ़ जाएगा। तो OLP उस लाइट को क्या करता है, कट कर देता है, जिससे एक एसी जो है कुछ ही देर में
बंद हो जाता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा और भी कारण है, मोटर जो कंप्रेसर के अंदर का मोटर का वाइंडिंग होता है, एक आध वाइंडिंग ऐसी है जो शॉर्ट हो गई है, जिसमें जो है कि धारा जो है जो जैसे लपेटा गया होता है, टर्न लपेटा गया होता है, उसमें न घूम करके डायरेक्ट जो है कि शॉर्ट सर्किट बना रही है उसी मोटर के अंदर, जिसके वजह से वहाँ पर धारा का मान बढ़ता है, एम्पियर का मान बढ़ता है, तो हमारा OLP बार बार ट्रिप करता है। तो लोड लेकर के चलने का मतलब, कंप्रेसर के कुछ देर बाद बंद होने का मतलब यही है कि या तो वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होने पर भी क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के मेन उद्देश्य यही है कि धारा का मान बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से OLP बार बार ट्रिप कर रहा है। धारा का मान बढ़ने का कई कारण, मतलब 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो लो वोल्टेज हो सकता है, दूसरा IL कम हो सकता है, तीसरा उसका बैंडिंग शॉर्ट हो सकता है। यही 2-3 कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में टेक्नीशियन क्या करता है, कंप्रेसर को निकालता है, हटाता है, दूसरा नया कंप्रेसर वहां पर लगा देता है, ताकि कस्टमर भी खुश और टेक्नीशियन भी खुश। यदि आप उसको रिपेयर करने का कोशिश करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत ये आएगी कि मान लेते हैं कि आपने आयल की कमी समझ लिया कि आयल शायद कम था, आपने आयल उसमें भर दिया, चला करके फिर से आपने लगा दिया, हो सके कोई और प्रॉब्लम रहा होगा, उसके वजह से फिर से समस्याएं आएंगी, तो कस्टमर अभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा, तो बार बार आपको कॉल करेगा, वहाँ पर आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में आपको करना क्या है कि जब भी कंप्रेसर से किसी भी प्रकार की कोई फॉल्ट आए, कंप्रेसर को सीधा ही चेंज कर दीजिए, या फिर कस्टमर से बातचीत करके उसको रिपेयर करना है। अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं तो कस्टमर से वो सारी बातें पहले डील कर लीजिए, उसके बाद जो है कि उस चीज को लगाइए। नहीं तो कस्टमर परेशान होगा तो आपको परेशान करेगा, और वहां पर आपकी इमेज खराब होगी, और वो बार बार आपको कभी भी दोबारा फिर नहीं बुलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो चौथा आपको समझ में आ गया होगा। 5वें पर चलते हैं हम लोग। 5वें नंबर का दोष है, एसी का पंखा ठीक चलता है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। एसी का पंखा ठीक चल रहा है, मतलब ये जो है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम स्विच कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल दोनों में हो सकता है ना। तो पंखा के लिए जो सप्लाई, मान लेते हैं अभी स्विच कंट्रोल के बारे में समझिएगा। स्विच कंट्रोल की जो वायरिंग बताया है हमने, यदि ऐसी समस्याएं आती है तो आप उसको पहले जा करके बढ़िया से देखिए और सीखिए ठीक ठाक से, उसका नोट्स तैयार कीजिए। वीडियो न देखना पड़े दोबारा फिर से, आपको नोट्स तैयार करे रहेंगे तो कॉपी खोलेंगे तुरंत उस चीज़ पर पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने में किस जगह पर क्या बातें बोली गई हैं, आप उसको ढूंढने में समय बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स भी तैयार किया करिए। तो स्विच कंट्रोल के बारे में बातचीत चल रही है। तो स्विच में जहां पर इसके तार जोड़े गए हैं उस पर तो लाइट सही से यहां पर स्विच भेज दे रहा है, लेकिन कंप्रेसर जिस टर्मिनल पर स्विच के जोड़ा गया है वहां पर लाइट यहां नहीं आ रही है, जिसके वजह से ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्विच खराब भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सही होने का मतलब ये है कि यदि स्विच सही है तो ये कंप्रेसर खराब है, या तो कंप्रेसर सही है तो स्विच खराब है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसको अलग से ही चेक करें। जब भी आप जाएं एसी को चेक करने और कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसको डायरेक्ट अपना जुगाड़ लगा करके इसको पहले चालू करके देख लीजिए, एम्पियर सही ले रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपना अलग से कैपेसिटर वगैरह लगा करके चल रहा है तो ये कंडेंसर हीट हो रहा है, एवापोरेटर गर्म हो रहा है, सॉरी ये कंडेंसर हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और एवापोरेटर ठंडा हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर लेना है। तो इस तरीके से यदि आप कंफर्म कर लेंगे तो समझिए कि या तो स्विच या फिर ये कंप्रेसर खराब हो सकता है, या कंप्रेसर में लगे OLP खराब हो सकता है, या कंप्रेसर में CSR वायरिंग किया गया है
तो उसमें जो रिले लगता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक एक करके इसके वायरिंग को चेक कर सकते हैं और कंप्रेसर को जलने से या ख़राब होने से या जो भी है जहाँ पर भी समस्या होगी वहाँ पर आप पता लगा सकते हैं। यदि ये पीसीबी से वायरिंग किया गया, मतलब रिमोट कंट्रोल वायरिंग किया गया, 5वें नंबर की बात चल रही है, पंखा ठीक चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो क्या कारण है? यदि ये पीसीबी से चल रहा है तो इसमें बताया ना कि एक रिले होता है और रिले पर 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है। तो आपको कुछ करना नहीं, यदि पंखा चल रहा है कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप डायरेक्ट एक तार लीजिए, 3 नंबर को 4 नंबर से ऐसे जोड़ दीजिए, शार्ट करा दीजिए। अब फिर से लाइट दे के देखिए कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि इसको शार्ट कराने के बाद कंप्रेसर चल गया तो क्या समझेंगे, हमारा जो पीसीबी है वो कहीं से फॉल्ट है। ठीक है, तो पीसीबी आप यहाँ पर चेंज करके नया लगा दीजिए। यदि इसको शार्ट कराने से कंप्रेसर नहीं चलता है, फिर भी शार्ट कराने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये कंप्रेसर हो सकता है ख़राब है, या उसके अंदर या जो उसमें लगा हुआ ओएलपी है वो ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। आप अलग से कैपेसिटर ओएलपी वगैरह लगा करके चेक कर सकते हैं और उसको जो है कि कहीं से ना कहीं से आपको ज़रूर फॉल्ट मिल जाएगा। ये मैं जिस तरीके से मैं अपने फील्ड में काम करता हूँ उस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, और वो वही चीज़ें आप जो है कि अप्लाई करिएगा और कम समय में जो है कि आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट बार बार स्टार्ट करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप जा करके पीसीबी में क्या क्या चेक करेंगे क्या नहीं चेक करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट कंप्रेसर को डायरेक्ट चला के देख लीजिए ना, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। जब चल रहा है, आपके कैपेसिटर से चल रहा है, उसके कैपेसिटर को लगाने से नहीं चल रहा है, समझिए कि कैपेसिटर खराब है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय में आप जो है कि इसके सभी फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 5वां वाला समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का इन सभी में से और भी आपको कोई सवाल आ रहा है, समस्या एसी में और भी आती है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 6वें नंबर पर चलते हैं। एवापोरेटर का आधा भाग ठंडा हो रहा है लेकिन आधा भाग नॉर्मल है। मतलब ये समझिएगा कि ये आधा या फिर ऐसे आधा कर लीजिए या फिर ऐसे आधा कर लीजिए, मतलब एक हिस्सा इधर वाला ठंडा हो रहा है, इधर वाला ठंडा नहीं हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं कब आती हैं? तो जब आपका कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो जाता है। पंपिंग फेल होने का मतलब समझते हैं, कंप्रेसर की जो ताकत होती है, जो उसका प्रेशर होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कंप्रेसर है, इसके डिस्चार्ज साइड पर डायरेक्ट एक प्रेशर गेज लगा के चेक कीजिए कि इसका प्रेशर कितना बता रहा है, ये अधिकतम कितना ताकत से हवा फेंक रहा है। तो यदि यह 400 500 के आसपास, 450 500 के आसपास है या फिर, तो एकदम बेस्ट माना जाएगा। यदि इस पे 450 500 पर है तो एकदम बेस्ट माना जाएगा। ठीक ठाक हम कितने पर मानते हैं कि 350 पाउंड है और इससे ऊपर है थोड़ा सा, तो ठीक ठाक मान लिया जाएगा। अब ये 350 से नीचे भी इसका पंपिंग है तो समझ लीजिएगा कि एसी में जहाँ पर भी ये लगा हुआ है कूलिंग की समस्या आएगी। चाहे आप गैस ठीक से भरिए, चाहे कम भरिए, चाहे ज़्यादा भरिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूलिंग आपका कम आएगा क्योंकि कंप्रेसर का जो पंपिंग है वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो पंपिंग फेल होने से भी इसकी कूलिंग कम हो सकती है। और भी समस्याएं हो सकती है। क्या और समस्या हो सकती है? अब इसमें हमने बताया था कि इस फिल्टर से डबल कैपिलरी निकलती है, ये भी चीज़ मैंने बताया। ट्रिपल निकलती है, 4 गो कैपिलरी निकलती है। 3-4 कैपिलरी निकलने का मतलब ये है कि जो ये आपका एवापोरेटर है 3 या 4 सर्किट में बटा हुआ है। एक जाएगा तो आधा मतलब हिस्से को ठंडा करेगा, दूसरा जाएगा तो उसे आधा हिस्से को ठंडा, तीसरा आधे हिस्से को, मतलब इस तरीके से सभी बराबर मात्रा में हमारा एवापोरेटर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे ठंडा होता है पूरा, जैसे कि कूलिंग कैसे आता है। अब इसमें जो है
हो सकता है कि एगो कैपिलरी में गैस बढ़िया से जा रही है और जो दूसरी वाली कैपिलरी लगाई गई है वो कैपिलरी कहीं से किसी कारणवश जाम हो गई है, इसके वजह से एगो कैपिलरी जिधर जा रही है उतने हिस्से को तो ठंडा कर दे रही है, दूसरी वाली कैपिलरी जितने हिस्से को ठंडा करना चाहिए उसमें जाम हो गया है, कुछ कचरा फंस गया है या किसी भी कारणवश उससे गैस इधर के तरफ नहीं आ रही है, जिसके कारण से हमारा जो एसी है उसका एवापोरेटर आधा ठंडा कर रहा है आधा ठंडा नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कैपिलरी जाम हो सकती है या फिर आपके एवापोरेटर के आधा हिस्सा जो कई सर्किट में बनते हैं, तो सर्किट का मतलब आप लोग समझ जाइए, कई बार मैं बता चुका हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि एवापोरेटर है तो ऐसे पाइप एक सर्किट हो गया ये, फिर इसमें और भी पाइप ऐसा 2 सर्किट हो गया तो इसमें 4 पाइप हो गया। तो 4 पाइप का मतलब ये वाली पाइप और ये वाली पाइप को आपस में मिला के एक पाइप बना दीजिए, ये वाली पाइप और ये वाली पाइप को मिला के आपस में एक पाइप बना दीजिए, तो लास्ट में 2 पाइप बन जाता है। तो ये 2 सर्किट का पाइप हो गया। तो एक कैपिलरी इधर आएगी तो ये क्या करेंगे, एक कैपिलरी इधर आ रही है तो सॉरी ऐसे नहीं होता है, मतलब एक कैपिलरी इधर आ गई और दूसरी कैपिलरी आके इधर होती है, तो एक कैपिलरी से जो कूलिंग आएगा तो वो आधा ठंडा करेगा, दूसरे वाले से आधा ठंडा होगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें यदि कुछ फंस गया तो नीचे वाला ठंडा नहीं करेगा, ऊपर वाला ठंडा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग 3-4 सर्किट में आते हैं, तो 3-4 कैपिलरियाँ भी लगी होती हैं, तो उसी में से किसी न किसी कैपिलरी में कुछ फंस गया है या उस ऑपरेटर के पाइप में कुछ फंस गया है, जिसके वजह से उधर वाला भाग आधा ठंडा हो रहा है आधा नहीं हो रहा है। ऐसा भी समस्या हो सकते हैं। या फिर गैस की भी कमी हो सकती है। गैस यदि कम है, कम होने का मतलब ये क्या समझेगी, यदि ये पहले बहुत पूरा ठंडा कर रहा था लेकिन बीच में आधा ठंडा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि गैस कम हो गई, इसका मतलब आपका तुरंत समझ में आना चाहिए, तुरंत दिमाग जाना चाहिए वहाँ पर कि सिस्टम में कहीं लीकेज हो गया है, इसी वजह से गैस कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में भी आपका सिस्टम आधा ठंडा करेगा। उसके बाद 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर में एसी नई है लेकिन फिर भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। नया नया एसी आ गया, एसी को कमरे में लगा दिया गया, लेकिन जो कूलिंग चाहिए वो कमरे के अंदर कूलिंग नहीं मिल पा रही है, ठंडक वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें कस्टमर परेशान हो जाते हैं, तो टेक्नीशियन को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि हमारा तो एसी आपने अभी कल ही लगाया है, अभी ठीक ठाक है, नया है, हमने पैसा अभी दिया है, ये ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं आप ये समझ लीजिएगा कि या तो एसी कमरे के साइज से छोटी लगी होगी, ये भी हो सकता है, या कमरे के साइज के अनुसार एसी लगी है लेकिन कमरा ऐसे स्थान पर है कि वहाँ पर चारों तरफ से धूप ही धूप है। समझ रहे हैं, 2 मंजिला मकान है, ऊपर चारों तरफ से धूप आ रहा है, दीवार पतली है, उससे भी धूप आ रहा है, उससे भी धूप, मतलब गर्मी इतना ज़्यादा आ रहा है कि वहाँ पर जो है कि वो एसी काम नहीं कर पा रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है, तो उसका उपाय क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लगा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पर 1 टन की ज़रूरत है वहाँ 2 टन लगाइए। यदि ऐसे सिचुएशन है तो आप गर्मी को भी देख लीजिए, कमरा में गर्मी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उमस बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप बहुत जल्दी से आ जा रहा है, तो ऐसे जगहों पर जहां पर जरूरत जितने की उससे 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा लगा देंगे तो कूलिंग ठीक ठाक होने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा कारण समझिए क्या हो सकता है, नई एसी है, कमरा ठंडा नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उनका जो कमरा का जो खिड़की है उसको पैक करना होता है, खिड़की बढ़िया से पैक नहीं हुआ है, तो इसके वजह से भी बाहर की हमेशा जो गर्मी है, हवा है, वो कमरे के अंदर आ रहा है, जिसके वजह से कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसके वजह से कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। तो यही सब कारण हो सकते हैं। नया एसी है फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो 7वें के बाद 8वां नंबर पर चलते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला होता है। ये जब खराबी आती है 8वें नंबर की, बहुत परेशान करता है। खराबी क्या है, एसी में गैस ठीक है, कंप्रेसर भी चल रहा है, फैन की स्पीड भी ठीक है, लेकिन एसी में कूलिंग बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। मतलब सब कुछ सही है,
आपका एयर फिल्टर भी सही है, अभी आपने हाल ही में सर्विस वगैरह भी करा दिया, पंखा आपका सही चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, लेकिन कूलिंग जो है, गैस वैस आपने चेक किया तो जितना होना चाहिए उतना गैस भी है, लेकिन मतलब जो कूलिंग होनी चाहिए कमरे के अंदर, कमरा पैक वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन कूलिंग वो हो नहीं रहा है। तो इसमें जो है आप हमेशा समस्याओं से घिरे रहेंगे कि आखिर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिससे कि ये ऐसा कर रहा है। तो एक छोटा सा फॉल्ट होता है, और वो फॉल्ट क्या है, कंप्रेसर के अंदर से होता है। और वो अंदर से फॉल्ट क्या होता है, उसका पंपिंग फेल हो चुका है। पंपिंग फेल होने का मतलब ये है कि जितनी ताकत से इसको हवा निकालना चाहिए, मतलब इसका पंपिंग होना चाहिए 450 पाउंड, तो कितना है, हो गया है 150 पाउंड, मतलब इसका पंपिंग फेल हो चुका है। पंपिंग फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके अंदर जो वाल्व वगैरह लगे होते हैं जिनसे हवा आती जाती रहती है, तो वो वाल्व कट गया है, जिससे हवा सही तरीके से खींच नहीं पा रहा है या सही तरीके से निकाल नहीं पा रहा है, प्रेशर सही नहीं बना पा रहा है। तो इतने पाउंड से इतने पाउंड का अंतर आ गया, मतलब इतना होना चाहिए लेकिन है इतना, तो क्या है, आपका जो कंप्रेसर का पंपिंग है वो ख़राब है। कंप्रेसर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए उसको रिपेयर करने का नहीं, उसको तुरंत चेंज करने का है। यदि आपका खुद का एसी है, किसी रिश्तेदार का एसी है, या खुद के मित्र का एसी है, जो कि आपके बातों को समझ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तब जा कर के आप उनके कंप्रेसर को अपने हिसाब से यदि कुछ रिपेयर करने लायक होता है तो उसमें जुगाड़ लगा करके उस चीज़ को चलाइए। नहीं तो किसी कस्टमर का है तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई जुगाड़, 1% जुगाड़ लगाने का काम मत कीजिए, तुरंत नया लगाइए, ताकि कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। यदि आप वहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं किसी कस्टमर के यहाँ, तो वो ख़राब होगा। मान लेते हैं जुगाड़ आपने लगा लिया, 10 दिन के बाद प्रॉब्लम आ गई, फिर से वो फ़ोन करेंगे। ये तो है नहीं कि नहीं फ़ोन करेंगे, फ़ोन तो आएगा ही, फ़ोन आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि कैसे आपने बना दिया कि ये 10 दिन में ख़राब हो गया। तो ऐसे लोगों का आप मतलब कि जुगाड़ यदि कंप्रेसर के साथ कुछ लगाना चाहते हैं आप, जिससे आपको लगता है कि नहीं ये जुगाड़ लगा देने से कंप्रेसर चल सकता है, तो उन्हीं लोगों के साथ ये जुगाड़ लगाइए जो आपके खास हों या आपके बातों को या आपको समझ सकते हो, उन्हीं के साथ कीजिए। नहीं तो एक बार जब प्रॉब्लम आएगी, आप तो उनके कम पैसे में, उनका पैसा बचाने के चक्कर में आप कर देंगे सारा काम, लेकिन जैसे ही ख़राब होगा वो नहीं समझ पाएंगे आपको। वो कहेंगे कि आपने ही कुछ ऐसा किया है जिसके गलत तरीके से आपने बनाया है, जिससे जो है कि हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है, एसी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी कस्टमर का हो, आप उसको तुरंत चेंज करने का प्रयास करें, बदलने का प्रयास करें, उसको रिपेयर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो कंप्रेसर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम यदि किसी कस्टमर के यहाँ आ भी गया, आपने उसको रिपेयर करके लगाया, तो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 8वें नंबर का भी समझ में आया होगा। पंपिंग फेल है, मतलब फेल है तो गैस सही से इसमें घुमा नहीं पा रहा है जितने ताकत से गैस को घुमाना चाहिए। गैस है लेकिन पंखा वगैरह भी ठीक है, गैस है लेकिन उस गैस को जो ताकत चाहिए, जिस ताकत से इसमें घुमाना है, उस ताकत की कमजोरी हो गई है, इस कंप्रेसर को कमजोरी हो गया, इसके वजह से ये क्या हो रहा है, गैस को घुमा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कंप्रेसर भी क्या हो सकता है, ख़राब है, और आप इस कंप्रेसर को दूसरा लगाइए और ठीक कर लीजिए, तुरंत सिस्टम आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर पर आते हैं। एसी कमरे को आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रहा है, इहो प्रॉब्लम है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम, और ज़रूरत से ज़्यादा कम ठंडा होगा तब भी प्रॉब्लम। तो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है
ज़रूरत से ज़्यादा कम पर सेट किया गया होगा। हो सकता है कि 16 डिग्री पर सेट कर दिया आपने, सबसे कम टेम्परेचर आपने लगा दिया है। इससे क्या होता है कि कंप्रेसर आपका लगातार चलता रहता है जब तक कि कमरे का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान न आ जाए। 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडक लगने लगती है, उस समय कंबल की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एक तो टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आवश्यकता से अधिक बड़ी एसी लग गई है। मतलब जहाँ लगना चाहिए 1 टन की एसी वहाँ पर आपने 2.5 टन का 2 टन का एसी लगा दिया है। हो सकता है कि मान लेते हैं आपके पास कोई पुरानी एसी है और उसी बड़ी एसी है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, आप उस कोई छोटे कमरे में उस बड़ी एसी को लगवा दिए तो क्या होगा, जल्दी से ज़्यादा ठंडा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए, कम समय में ही आपका कमरा जितना चाहेंगे उतना ही ठंडा होगा। तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम होती है और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होता है तो और क्या प्रॉब्लम आती है, जितने घर के कमरे के अंदर कपड़े होते हैं उनमें नमी आ जाती है। नमी मतलब कि वो एक तरफ से अजीब सा बदबू आने लगता है कमरे के अंदर से। तो वो नमी न हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कमरे का जो एसी का तापमान है उसको सेट करके रखिए। हमने बताया कि 24-27 से इसी तरीके से आप उनके बीच में रखेंगे तो आपको तापमान भी अच्छा महसूस होगा, कूलिंग भी अच्छा लगेगा और उसमें आप कंफर्ट से रह सकते हैं, एकदम फिटफाट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर में क्या प्रॉब्लम है, एवापोरेटर पर बर्फ तो है लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। यही सेम समस्या इधर भी कहीं था। हाँ, ये 3 नंबर की समस्या और 10 नंबर की समस्या शायद दोनों मिलता जुलता है। कूलिंग कॉइल ये जो है ये कस्टमर आपसे कह सकता है, कस्टमर यदि कहीं से देख लिया एसी के अंदर झांक करके कि एवापोरेटर पर तो पूरा बर्फ़ जम रहा है लेकिन कमरा हमारा ठंडा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सवाल होगा ये टेक्नीशियन का है, ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है ये आपके कस्टमर का हो सकता है। दोनों में अंतर है लेकिन प्रॉब्लम दोनों एक ही है। एवापोरेटर पर बर्फ़ जम जाएगा, जमने का कारण क्या है कि ये जो आपका आगे फिल्टर लगा है, एवापोरेटर के जस्ट आगे एक फिल्टर लगाया गया होता है, एयर फिल्टर जिसे कहते हैं। हमेशा हवा जब भी जाएगी इस एसी के अंदर, ब्लोअर तक हवा पहुंचती है, यहाँ से कमरे से हवा निकलती है तो पहले पास करेगी एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर से पहुँचेगी यहाँ एवापोरेटर में, एयर फिल्टर के पास पहुंचती है तो अपने अंदर जो धूल कण होते हैं यहीं पर छूट जाता है उसका, वो छान लेता है और हवा को आगे भेजता है शुद्ध करके। तो एवापोरेटर में जब आता है इसमें तो उसको ठंडा कर लिया जाता है क्योंकि ये ठंडा रहता है और हवा की गर्मी को खींच लेता है और वाष्प के रूप में जो द्रव यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर वाष्प में बदल करके भेज देता है। हवा इस तरीके से अपना आता जाता रहता है जिससे कूलिंग कमरा होता रहता है। लेकिन जब इस पर धूल कण का लेयर जम जाएगा, ठीक है, लेयर जम गया धूल का, गंदगी एकदम भर गई है जिससे हवा पास नहीं हो पा रहा। जब गर्मी इधर पास नहीं होगा, इस पर हीट लोड पड़ेगा नहीं तो फिर से इसके ऊपर क्या होगा, बर्फ़ का लेयर जम जाएगा, ठंडा होगा, ये ठंडा और लगातार होता जाएगा क्योंकि इधर हवा जा ही नहीं पा रहा है। हवा इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारा जो एयर फिल्टर है उसके ऊपर धूल का लेयर जम गया है, जो गंदगी है उसका लेयर जम गया है, तो इसके वजह से इस पर बर्फ़ आ जाता है और वहाँ पर हवा जो है कि आर पार नहीं हो पाता है जिससे कमरे के अंदर ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती है और कमरा ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसका उपाय क्या है, तो आप एयर फिल्टर को ठीक कर दीजिए, मतलब धो धा दीजिए, बढ़िया से साफ़ कर दीजिए। शैम्पू से भी साफ़ हो जाता है, सर्फ से भी साफ़ हो जाएगा, पानी से भी साफ़ हो जाएगा। आराम से किसी भी तरह से उसको साफ़ करके सुखा करके फिर वापस लगा सकते हैं। वो सारा काम तो जिसका है एसी वो भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमर भी वो सब कर सकते हैं क्योंकि आगे से ही ये फिल्टर को निकालने का जगह दिया गया होता है। वो सारी चीज़ें जो है कि वो
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको 10वें नंबर तक का भी जो भी समस्याएं थी वो हल कर पाए होंगे आप, और हमारी बातें आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी समझ में आई होगी। वीडियो यदि लंबी होगी तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। आज ये विंडो एसी का आखिरी वीडियो है। इसके अलावा आपको कोई और दोष समझ में आता है, कोई और समस्या आती है विंडो एसी में, तो उसको भी आप कमेंट में नीचे लिखिएगा। उसके ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, या फिर नॉर्मल आपका होगा दोस्त तो उसका वहीं पर हम उपाय भी बताएंगे। कुछ लोग इसमें होंगे तो वो भी बोलेंगे कि इन्वर्टर मॉडल का कुछ एसी आता है, उसमें एरर कोड शो करता है, एरर E1 E2 या फिर 1 2 3 4 A B, ऐसा कुछ भी मतलब पॉइंट में लिख देगा तो डिस्प्ले में लिखने लग जाता है। तो एरर के वजह से हम कैसे पकड़ पाएँ कि कौन सा दोष है कौन सा नहीं है। तो यदि मैं एरर के ऊपर दोष के ऊपर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं तो हर एक कंपनी का अलग अलग एरर कोड आता है, और हर एक कंपनी का अलग अलग दोष के हिसाब से एरर कोड अलग अलग होता है। तो आप बताइए, LG के लिए अलग बनाना पड़ेगा, सैमसंग के लिए अलग बनाना पड़ेगा, वोल्टास आएगा उसके लिए अलग बनाना, मतलब हर एक कंपनी के लिए मुझे अलग अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि यदि ऐसा एरर कोड आ रहा है तो एरर कोड आने का मतलब क्या है, एसी काम नहीं कर रहा होगा तभी तो एरर कोड आ रहा है। एसी काम नहीं करने का मतलब या तो पंखा नहीं चल रहा है, या तो ये नहीं चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। आप एरर कोड को छोड़ दीजिए, मत ध्यान दीजिए, खोल के देखिए ना अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमने बताया, तो आप पूरा एसी को खोल करके उसका प्रॉब्लम तो अंदर देखिए। एरर कोड को भूल जाइए कि नहीं, एरर कोड भी कुछ चीज़ देता है। एरर कोड से फ़ायदा यही होता है कि यदि आप उसको जानते हैं तो डायरेक्ट आप उसी जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर समस्याएं हैं। लेकिन आप यदि एरर कोड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसको खोलिए, कहीं ना कहीं आपको समस्या जरूर मिल जाएगी। कंप्रेसर न चलने का कारण भी पता चल पाएगा, चाहे ये पंखा न चलने का कारण पता चल पाएगा। यही एरर कोड आता है, तो यही सब न होता है। तो इसी सब के समस्याओं का जो है कि हल आपको एरर कोड में भी मिल जाता है, वो डायरेक्ट बताता है। या फिर एसी जब नया आता है तो उसके साथ एक बुकलेट भी दिया जाता है। तो जिनका नया एसी है और उनके यहाँ प्रॉब्लम आती है तो पहले बुकलेट में आप देख लीजिए, उस एसी से संबंधित सारे एरर कोड और उससे संबंधित दोष जो है कि लिखे गए होंगे, उसको आप ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उपाय मैंने बताया ना, वही सारे काम करने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम उसमें नहीं करना पड़ता है। नहीं कि एरर कोड है तो उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और एक बात और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इन्वर्टर एसी के बारे में अभी चर्चा मैंने किया है, उसको मैं इसी एसी कोर्स के सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी किस तरीके से काम करता है और वो नॉर्मल एसी से कैसे अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जब इसके बाद स्प्लिट एसी चलेगा। स्प्लिट एसी के बाद हम इन्वर्टर एसी पर एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।